दोस्तों, भारत के पूर्वी यानी ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य, और यहीं पर गंगा डेल्टा के निचले हिस्से में बसा है कोलकाता शहर, जो भारत के सबसे पुराने महानगरों में से, मेट्रोपॉलिटन में से एक है, ओल्डेस्ट मेट्रोपॉलिटन में से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोलकाता की जो जियोग्राफिकल पहचान है, यानी कि भौगोलिक पहचान है, वो एक नदीय शहर की है, रिवराइन सिटी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इस शहर का पूरा अस्तित्व और इतिहास हुगली नदी से जुड़ा हुआ है। आपको पता है हुगली नदी बहती है और उसी से कोलकाता की पहचान है, और कोलकाता की अर्थव्यवस्था और संस्कृति इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर आप कोलकाता की भौगोलिक स्थिति देखोगे, लोकेशन देखोगे, तो इसका मुख्य लैटिट्यूड यानी अक्षांश जो है वो 22 डिग्री 33 आर्क मिनट नॉर्थ से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये शहर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे मौजूद है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती है, गर्मियों के मौसम में ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। देशांतर की बात करोगे, लॉन्गिट्यूड की, तो 88 डिग्री 33 आर्क मिनट ईस्ट से ये गुजरता है, जो कि भारतीय मानक समय IST के बिल्कुल नज़दीक मौजूद है, पूर्वी छोर पे मौजूद है। वैश्विक स्थिति की बात करें तो ये निचले गंगा डेल्टा में मौजूद है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का हिस्सा है ये शहर। इस वजह से यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी नदी बह के आएगी तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी भी साथ लाएगी, तो इसका मतलब ये एरिया बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, चावल की खेती अच्छी होती है। इसकी समुद्र से दूरी की बात करें तो लगभग 140 से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। ये थोड़ा दूर है बंगाल की खाड़ी से, लेकिन जब भी समुद्र में ज्वार आता है, टाइड्स आते हैं, यानी कि पानी कम ज़्यादा होता है, तो ऐसे में इसका प्रभाव हुगली नदी पर भी पड़ता है। हुगली नदी पर पड़ता है तो कोलकाता पे भी पड़ता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। अगर कोलकाता के क्षेत्रफल की बात करें तो इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हो। एक तो है मुख्य शहर कोलकाता जो थोड़ा छोटा है, और एक है महानगर मेट्रोपॉलिटन जो बड़ा है। जैसे कोलकाता नगर निगम KMC की बात करोगे तो वो 205 से 206 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। इसी को शहर का मुख्य हिस्सा कहा जाता है, जहाँ पे आपको पुरानी इमारतें देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा आबादी इस हिस्से में रहती है, सघन आबादी। फिर दूसरा कोलकाता महानगरीय क्षेत्र आता है, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये लगभग 1886 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस जगह में आपको हावड़ा, बिधान नगर और आसपास के उपनगर देखने को मिल जाएंगे, जो कि वास्तविक शहरी फैलाव है। काफी बड़ा महानगर हो जाता है। कोलकाता की जनसंख्या के बारे में बात करें तो जो KMC है, मुख्य शहर है, 205 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2011 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 45 लाख के आसपास थी। 2025 की एक अनुमानित जनसंख्या लगभग 65.8 लाख के बराबर है। इस हिसाब से आप यहाँ की सघनता का अंदाजा लगा सकते हो। 24,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये यहाँ का जनसंख्या घनत्व है एक अनुमान के हिसाब से। महानगरीय क्षेत्र की बात करोगे तो 2011 में लगभग 1.41 करोड़ थी यहाँ की पूरी आबादी, लेकिन आज की तारीख में लगभग 2.1 करोड़ के आसपास है, और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहरी समूह हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। अब बात करें कोलकाता की स्थलाकृति और पहाड़ों के बारे में, टोपोग्राफी और माउंटेन्स के बारे में, तो देखो इसकी स्थलाकृति बिल्कुल एक तश्तरी नुमा आकार की है। सॉसर शेप जो होता है उस टाइप का नजर आता है कोलकाता। यहाँ पर नदी की बात करोगे तो हुगली नदी के किनारे की ज़मीन थोड़ी सी ऊंची है। जाहिर सी बात है, वहाँ पर नदी बह के आती है तो अपने साथ थोड़ी बहुत मिट्टी भी लाती है, तो इस वजह से वहाँ की ज़मीन थोड़ी सी ऊंची हो जाती है उस मिट्टी की वजह से। मध्य भाग की आप बात करोगे और थोड़े से पूर्वी हिस्से की बात करोगे तो वो थोड़ा नीचा है। यही कारण है कि यहाँ पे पानी प्राकृतिक रूप से नदी में नहीं बहता है, बल्कि उसको पंप करके पूर्व की ओर आर्द्र भूमि की तरफ भेजना पड़ता है। जो पूर्व की ओर वेटलैंड है यहाँ की, उस तरफ पानी भेजना पड़ता है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी हो जाए तो पानी प्राकृतिक रूप से बह नहीं पाता है, तो ऐसे में पानी को पंप करके वहां भेजते हैं। कोलकाता के पहाड़ों की बात करोगे तो कोलकाता में कोई ऊंचे पहाड़ तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि ये एक डेल्टा मैदानी क्षेत्र है, जहां पे नदी का पानी बह के आता है, अपने साथ मिट्टी लेके आता है, जलोढ़ मिट्टी। इस वजह से यहाँ पे आपको मैदान ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत पहाड़ियां भी हैं यहाँ पर, जो 6.4 मीटर से 9 मीटर तक की ऊंचाई तक जाती हैं। हाँ, लेकिन कोलकाता के आसपास पहाड़ी क्षेत्र जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि अयोध्या हिल्स पश्चिम में पुरुलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से लगभग 300 से 340 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, और कोलकाता के सबसे नज़दीक वास्तविक पहाड़ी क्षेत्र यही है। फिर बात करोगे सुसुनिया हिल्स के बारे में, ये 250 से 270 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर पश्चिम में है। ये प्राचीन पहाड़ियां हैं और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अक्सर लोग कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों से यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग करने आते हैं। फिर दार्जिलिंग जो हिमालय का हिस्सा है, वो कोलकाता से लगभग 615 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर दिशा में है। ऊंचे हिमालय पर्वत हैं और चाय के बागान यहाँ आपको देखने को मिलेंगे।
ओवरऑल आप कह सकते हो कि 2-3 जगहों से पहाड़ियों से घिरा तो है, लेकिन ओवरऑल ये एक मैदानी इलाका है। बात करें कोलकाता के जल विज्ञान के बारे में तो देखो, कोलकाता को पानी का शहर कहा जाता है और इसका पूरा भूगोल नदियों और नहरों के आसपास घूमता है। अगर बात कोलकाता की हो रही है तो सबसे पहले हमें हुगली नदी की बात करनी पड़ेगी। ये जो नदी है एक वितरिका है जो कि निकलती है गंगा नदी से, और ये एक ज्वारीय नदी है, यानी कि इसमें दिन में 2 बार समुद्र का पानी चढ़ता और उतरता है। और ये पूरे शहर की जीवन रेखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मुख्य बंदरगाह का रास्ता भी यही है। मतलब कोलकाता में जो बंदरगाह बना हुआ है वो समुद्र के अंदर नहीं बना हुआ है, वो इस पर बना हुआ है, इस नदी पर बना हुआ है, जिस नदी के माध्यम से वो सीधा समुद्र से जुड़ता है। इसके अलावा पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि यानी कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, इसको रामसर साइट कहते हैं हम लोग, ये जो है शहर के पूर्व में स्थित है। लगभग 12,500 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। शहर का जितना भी गंदा पानी है उसको प्राकृतिक रूप से ये साफ करता है, इसलिए इसको शहर के गुर्दे यानी कि किडनी भी कहा जाता है। और आखिर में विदाधरी और कुल्टी गोंग, ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये जो हैं अब सूख चुकी हैं या नाले में कन्वर्ट हो गई हैं, लेकिन शहर का सारा गंदा पानी अंततः इन्हीं के माध्यम से समुद्र में जाता है। तो कहीं ना कहीं शहर की सफाई के लिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब ये दोनों नदियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे इसकी जलवायु के बारे में तो कोलकाता की जलवायु उष्णकटिबंधीय सवाना है, यानी कि ट्रॉपिकल सवाना है। गर्मी यहाँ पर बहुत होती है, उमस बहुत पड़ती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के करीब है ये। गर्मियाँ जो है वो मार्च से मई के बीच में बड़ी खतरनाक पड़ती हैं। 30 से 40 डिग्री तक तापमान चला जाता है, ज़्यादा भी चला जाता है। भीषण गर्मी और उच्च आर्द्रता ह्यूमिडिटी बनी रहती है, पसीना कभी सूखता नहीं है। मानसून की बात करोगे तो जून से सितंबर के बीच में आता है। 26 से 32 डिग्री के बीच में पारा बना रहता है, थोड़ा कम भी हो जाता है कभी कभी। बहुत भारी वर्षा होती है, औसतन 1582 मिलीमीटर के आसपास। इस वजह से यहाँ पर जल भराव आम समस्या है, पानी भर जाता है, बाढ़ भी आ जाती है। शरद की बात करोगे यानी कि जो मानसून के बाद आता है तो वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में चलता है। 20 से 30 डिग्री के बीच में तापमान रहता है, सुखद मौसम होता है। लेकिन चक्रवात साइक्लोन का सबसे अधिक खतरा इसी समय में होता है। समुद्र के किनारे है ये, आपको मालूम है बंगाल की खाड़ी करीब है, तो ऐसे में चक्रवात का खतरा इसी समय बना रहता है। शीत ऋतु के विंटर ऋतु की बात करोगे तो दिसंबर से फरवरी के बीच में चलती है, जो कि अभी चली रही है। 9 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में पारा बना रहता है और मौसम बहुत अच्छा होता है, सुबह कोहरा हो सकता है। तो 4 आपको मौसम यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन मेनली डोमिनेंस किसका है? गर्मी का है, क्योंकि ये कर्क रेखा के करीब है। तो दोस्तों ये हो जाता है कोलकाता का भूगोल। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने आपको ये मेन बातें इसलिए बताई हैं जिससे कि आप सीधे क्वेश्चन बना सकें और सीधे उसका नक्शा देख के समझ सकें कि कहाँ क्या है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आगे जाके किस शहर के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।